9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। इस समय भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता है, ये एक बड़ा सवाल है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भारतीय मुसलमानों में लीडरशिप की कमी है। उनके लिए इम्तियाज जलील का सीधा जवाब है कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष भारतीय मुसलमानों के एक ही लीडर है। इम्तियाज जलील ऑल इंडिया मुसलमान इत्तेहादुल मुस्लिम या एआईएमआईएम के महाराष्ट्र से चुने सांसद है। उनके इस दावे को चुनौती देने वालों से वो पूछते हैं कि आप दूसरा कोई मुसलमान नेता बताएं। अपने नेता का नाम लेकर एक और सवाल करते हैं कि मुसलमानों का उतना ही लोकप्रिय नेता बता सकते हैं जितना ओवैसी साहब है। इतना डटकर जमकर बोलने वाले, संसद के अंदर मुसलमानों के लिए बोलने वाले किसी और मुस्लिम नेता का नाम बता दीजिए। किसी भी राज्य और शहर में पूछ लीजिए, आपको कोई दूसरा नाम नहीं मिलेगा। बता दें, इम्तियाज जलील अपनी पार्टी को वही दर्जा देते हैं जो अपने नेताओं को देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कहा यह जा रहा है कि एआईएमआई मुसलमानों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनकर उभरी है और इसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समुदाय के सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आए हैं। बता दें, एआईएमआईएम का गठन साल 1987 में हुआ था। शुरुआत में यह पार्टी केवल तेलंगाना तक सीमित थी। 1984 से यह पार्टी लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट से जीतती आ रही है। 2014 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 7 सीटें जीती और 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने के बाद इस पार्टी ने अपना एक दर्जा छोटे शहर पार्टी से हटाकर राज्य स्तर में पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया था। बिहार में जीत दर्ज कराने के बाद पार्टी के हौसले बुलंद है। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाद अब पार्टी ने बिहार में अपना खाता खोला है और अपने मुख्यालय हैदराबाद के बाहर विधानसभा की सबसे अधिक सीटें पहली बार जीती हैं। बता दें, पार्टी ने अब पश्चिम बंगाल में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया है, जहां चुनाव अगले 6 महीने के भीतर होने वाले हैं। बिहार की तुलना में यहां मुसलमानों की कई बड़ी आबादी है। पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 में कई सीटों पर जमानत जब्त होने के बाद भी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाग लेने की बात कर रही है। वहीं इम्तियाज जलील का कहना है कि पार्टी की चुनावी सफलता के पीछे ओवैसी पर लोगों का बढ़ता विश्वास है। वो कहते हैं कि लोगों को अब एहसास हो रहा है कि ओवैसी थोड़ा तीखा बोलेगा, थोड़ा टेढ़ा बोलेगा, लेकिन जो बोलेगा वो सच बोलेगा। लोगों को उनकी जुबान पसंद नहीं आती होगी, उसको लगता होगा कि उनका लहजा सही नहीं है, लेकिन वो सही बात करेगा। मुस्लिम समुदाय में फिलहाल बहस का मुद्दा यह है कि एआईएमआईएम समुदाय के लिए एक मसीहा बनकर उभरा है या फिर ये आगे चलकर समुदाय के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है। ये एक बड़ा सवाल है। हैदराबाद के जैद अंसारी पार्टी के पक्के समर्थक में से एक हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों को देश की सियासत और सत्ता से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। हमें लगता है कि हम अनाथ हैं, हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। वो पार्टियों जो हमारे वोट हासिल करती आई हैं, वो भी खामोश रहती हैं। ऐसे में ओवैसी साहब ने हमें आवाज दी है, हमारे हक में बोलते हैं, जिससे हमें ताकत मिलती है। बता दें, सांसद इम्तियाज जलील पहले से ये तो साफ करते हैं कि उनकी पार्टी केवल मुसलमानों की पार्टी नहीं है। वे कहते हैं कि पार्टी ने कई दलितों और हिंदुओं को चुनाव में टिकट दिए हैं, खासतौर से स्थानीय चुनाव में। लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी पार्टी सियासी सिस्टम में मुसलमानों के सिक्योरिटी स्पेस को पूरा कर रही है। वो कहते हैं कि हमने कभी और कहीं पर ये नहीं कहा कि एआईएमआईएम मुसलमानों की ही पार्टी है। ये सही बात है कि मुसलमानों के सबसे ज्यादा मुद्दे हैं। इस वजह से इन मुद्दों को जब भी कोई नहीं उठाता है तो हम उठाते हैं इस मुद्दों को। अगर दूसरी पार्टियां मुसलमानों के मुद्दे को उठाती तो मेरे विचार में हमारी पार्टी को वो स्पेस नहीं मिला होता। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम युवाओं में एआईएमआईएम को खासी लोकप्रियता हासिल हुई है। बता दें, ये बात सही है कि असदुद्दीन ओवैसी अक्सर संसद में मुसलमानों समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का फैसला का मुद्दा हो या कथित लव जिहाद का मुद्दा या फिर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का मुद्दा हो। उनकी आवाज संसद में गूंजती है और अक्सर दूसरे नेताओं की तुलना में वो बेहतर तर्क देते हुए दिखाई देते हैं। वो बेबाक तरीके से खुलकर बोलते भी दिखते हैं। लेकिन ये भी सही है कि एक तरफ आम मुसलमानों में पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके में इसमें चिंता भी जाहिर हो रही है। इंडियन मुस्लिम फॉर प्रेजेंस एंड रिफॉर्म के सदस्य शीबा असलम फहमी कहती हैं कि बिल्कुल खतरनाक है ये बहुत अफसोसजनक भी है। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि 1947 में जो इलाके बंटवारे से बेअसर रहे, वहां पर 2 नेशन या 2 कौमों का भी जो तस्वुर है वो रहा है।
हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ और स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ओवैसी के बढ़ते हुए प्रभाव को सेक्युलर राजनीति की हार और सेक्युलर पार्टियों की राजनीति की विफलता मानते हैं। अपने एक व्यक्तित्व में वो कहते हैं कि बंटवारे के बाद मुसलमानों ने कभी मुस्लिम पार्टी को वोट नहीं दिया। अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने मुस्लिम नेताओं का सहारा नहीं लिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो पार्टी बहुसंख्यक का ख्याल रख सकती है वो उनके हितों का भी ख्याल रख सकती है। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी उम्मीदवारों में एक शकील अहमद खान ओवैसी के उदय की तुलना बिहार के दिवंगत नेता सैयद शहाबुद्दीन से करते हैं, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव के दौर में मुसलमानों के मुद्दे उठाए थे और समुदाय के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने की कोशिश की थी। बता दें, एआईएमआईएम मुसलमानों को केंद्र में रखकर बनाई गई पहली पार्टी नहीं है। केरल की मुस्लिम लीग हो या फिर असम की एआईएफआईएफ हो या इससे पहले भी इस पहचान के साथ पार्टी बनी है, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने इलाकों तक सीमित रह गई। एआईएमआईएम इस तरह से अलग है कि अब ये हैदराबाद से निकलकर दूसरे राज्यों में अपनी राजनीतिक पैठ बना रही है। लेकिन एआईएमआईएम की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद विरोधी दलों में चिंता का अभाव नजर आता है। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह इसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह भी देखते हैं और लगभग सभी विरोधी दल इसे मुसलमानों की एक सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा बीजेपी की टीम बी जैसा तमगे को नकारती रही है। उन पर वोट कटवा पार्टी होने का भी आरोप लगातार लगाती रही है, लेकिन एआईएमआईएम के आगे बढ़ने पर विश्लेषण लगभग सभी के पास है। इम्तियाज जलील अपनी पार्टी के बचाव में कहते हैं कि क्या वो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से पूछकर सियासत करेंगे। उन्होंने कांग्रेस को दोहरी पॉलिसी अपनाने और मुसलमानों को धोखा देने वाली पार्टी बताया है। वो कहते हैं कि मेरी नजर में कांग्रेस, एनसीपी और जैसी पार्टियां ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मुसलमानों का इलेक्शन के वक्त में इस्तेमाल करो और उसके बाद उन्हें भूल जाओ। ये अपने नुकसान की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो मुसलमानों का हुआ है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान नीतीश कुमार के साथ खड़े थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि मोदी को वही बिहार में हरा सकते हैं। लेकिन उन्होंने मुसलमानों का वोट हासिल किया और 1.5 साल बाद मोदी से हाथ मिला लिया। महाराष्ट्र में जो शिवसेना मुसलमानों को गालियां देती थी, अब कांग्रेस और एनसीपी उनके साथ मिलकर सरकार में है। ये कब तक चलेगा? कम से कम लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि हमारी पार्टी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। बता दें, अब पार्टी का अगला पड़ाव बंगाल है, जहां 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में मुस्लिम वोट 25% से अधिक है, यानी कि वहां मुसलमान वोट ज्यादा हैं। इम्तियाज जलील कहते हैं कि हम लड़ेंगे, हम हर जगह लड़ेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। शायद ये खबर की है कि एमआईएम बंगाल में चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये खुशखबरी की बात है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये खबर कैसी होगी, इस पर अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं कि हम अभी से राज्य में सक्रिय हो गए हैं और एआईएमआईएम को रोकने की हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप ये खबर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।